कभी कभी कुदरत के इशारे हमारे लिए ही होते हैं, क्योंकि हर बार पक्की सड़क देखने वाला आज समंदर में रास्ता ढूंढ रहा था। मेरी निर्धारित यात्रा कैंसिल होने के बाद चारों ओर फैला हुआ खूबसूरत मंजर देखने में खो गया था। जहाज में तो पहुंच गया था। फिर मैंने अपनी बाइक अच्छे से पार्क भी कर ली थी। फिर मुझे जाना था जहां पे बैठने की सीट अलोकेट करी गई थी। अगर आपकी जेब बहुत भरी हुई है तो आपको उस हिसाब से बैठने के क्लास मिल जाएंगे। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे पर्सनल कैबिन और स्लीपिंग पॉड भी बनाए गए थे। मैंने जो सीट लिया था उसमें मैं खुश था। बस इंतजार था कि ये जहाज जो टर्मिनल्स पे खड़ा है वहाँ से निकले। यहाँ से एग्जिट होने का टाइम कब से निकल चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जहाज किसी के इंतजार में अभी भी रुका हुआ है। हम वो किनारा छोड़ के आगे निकल चुके थे जहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक अच्छा प्लेस था। उसके बारे में मैं कल तक सोच भी रहा था, लेकिन क्या पता था जमीन पर खिला सौंदर्य देखने के बजाय ये समुंदर में उठती लहरें देखनी पड़ जाएगी। यहाँ का मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग स्टाफ अपने काम में मशगूल थे और मैं भी ये खूबसूरत चारों ओर दिख रहा समुंदर कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गया था। अब यह जहाज ने जितना समय टर्मिनल से निकलने में लेट करा था, अब उतना ही समय रिकवर करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था। वर्षा ऋतु पूरी हो गई थी, बस अब राह देखी जा रही थी सर्दी वाली ऋतु की। पर अभी जो धूप खिली है वो ग्रीष्म ऋतु का एहसास करा रही थी। अब ये जहाज इतना भी स्पीड में नहीं चल रहा था कि मैं एक ही जगह पे सीट बेल्ट बांध के बैठ जाऊं। हम इतने आगे बढ़ चुके थे कि सामने आसमान और समंदर का पानी एक से हो गए थे। चारों ओर दूर दूर तक बड़े जहाज, हल्की सी धुंध के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। एक मकान के हर मंजिला में लोग रहते हैं और चहल पहल होती है। बस वैसे ही मैं यहाँ पे अकेला यात्रीगण नहीं था। चलती बाइक से चारों ओर देखना, चलती कार से खिड़की का कांच नीचे करके देखना। पर यह जहाज में ना तो खिड़की खुल सकती है ना तो अंदर से कोई दृश्य दिख सकता है। इसीलिए कप्तान साहब ने अनाउंस करा, तभी सब लोग बाहर गए और जहाज के अराउंड घूम सकते थे और ऊपर के डेक एरिया में भी जा सकते थे। बैठने के लिए चेयर लगाई गई थी, पर यह धूप से बचने के लिए छांव का कोई प्रबंध नहीं था। अब मेरी त्वचा इतनी भी गोरी नहीं है, बट जो भी है इस धूप के सामने कितनी टिक पाएगी। वो परीक्षा भी चालू हो गई थी। कुछ ऐसे भी सवार बन जाते हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता है। मेरी बाइक ही ना सही, पर इस बड़े जहाज के इंजन में छोटे बड़े पहिए घूम रहे थे। मैं उसको महसूस कर पा रहा था। समय ने हमारे पर छोड़ा था। मैं तो चलता रहूँगा, आपको सोना है तो सो जाओ। तो मैं बात कर रहा हूँ, कल से सूरत से निकला था और यहाँ पहुँचने तक कंटिन्यूसली जाग रहा हूँ। एक ही रूट में जैसे 2 ट्रेन चलती है, वैसे ही घोघा टू सूरत एंड सूरत टू घोघा अप डाउन फेरीज चलती है। मन में सोच ही लिया था कि अब नींद पूरी कर लो, पर तभी थोड़ी आवाज़ चिचियारी सुनाई दी। तभी पता चला कि हमारे जहाज के एकदम ही करीब से यही कंपनी का दूसरा जहाज पसार हो रहा था
और उसमें सवार यात्रीगण ये जहाज को देख के जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और मैं जिस जहाज में था उसमें भी जो यात्रीगण थे वो सब भी अच्छी खासी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वो जहाज में अच्छी बात ये दिख रही थी कि धूप से बचने के लिए छांव वाला एरिया बनाया गया था। अब आंखों को खुली रखने की क्षमता जितनी थी उतनी रख पाया, बाद में सो गया। पर जैसे ही आराम करके फिर बाहर आके देखा तो समंदर का पानी भी चेंज हो चुका था। जो पहले मटमेला दिख रहा था अभी थोड़ा साफ पानी दिखने लगा था। और जहाज के लेफ्ट साइड में दूर जमीन का किनारा भी दिखना चालू हो गया था। तो गूगल बाबा से ये कंफर्म करा कि हम अपने डेस्टिनेशन के एकदम ही करीब पहुंच गए थे। अब जहाज को कप्तान साहब ने थोड़ा थोड़ा मोड़ना चालू कर दिया था। उसी के साथ जहाज जिस साइड मोड़ रहा था उसके अपोजिट साइड में थोड़ा झुकाव भी ले रहा था। तो वो सीन से टाइटैनिक मूवी याद आ रही थी। तो चिंता मत करिए, ये जहाज यहाँ पानी में डूबता नहीं है, लेकिन फंस जरूर जाता है, क्योंकि मैंने ऐसा न्यूज़ में सुना था। अब जैसे जैसे टर्मिनल्स के नज़दीक पहुंच रहे थे तो उसके आसपास जो भी शिप थे वो और छोटे से बड़े होते जा रहे थे। अब इस जहाज को देख के ऐसा लग रहा था ये कुछ ही पल में जल समाधि लेने वाला है। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर वो जहाज धीरे धीरे अपनी दिशा में आगे बढ़ गया था। अब जैसे कोई साउथ की मूवी चल रही हो वैसे ये हजीरा टर्मिनल्स का व्यू दिख रहा था। घोघा से सूरत तक की रो फेरी जर्नी में एक बात तो मैंने सीखी कि अगर आप में पेशेंस है कंटिन्यूसली बैठने का तो ही इस बोट में आप जर्नी अच्छे से कर पाओगे। तो अब वक्त हो चला था थमे हुए मेरी बाइक के पहिए फिर से ये सूरत की धरती पे चलते करने का। अनाउंस तो ऐसा ही करा गया था कि आपको जस्ट अपने व्हीकल के पास जाना है और डायरेक्ट निकल जाना है। और बहुत सारा टाइम यहाँ पे रुकाने के बाद बाइक को नीचे जाने को अलाउ करा था। नीचे के फ्लोर पे और ये फर्स्ट फ्लोर पे व्हीकल लोड करे गए थे और सिटिंग एरिया, कैंटीन एरिया इसके ऊपर के माले पर था। सुबह 8 बजे की जर्नी दोपहर को ऑलमोस्ट 1 बजने पर कंप्लीट हुई थी। हजीरा पोर्ट से मेरे घर का डिस्टेंस कुछ 27 किलोमीटर जितना हो जाता था। अब उस बात की कोई परवाह नहीं थी कि रास्ता ख़राब है, बस एक ही बात की चिंता थी कि ये बाइक का जो इंजन का आवाज़ आ रहा था उसको सॉल्व कराना। अभी हम चल रहे थे तापी मैया रिवर ब्रिज, जो हजीरा वाला ब्रिज भी कहा जाता है। अब ये फ्लाईओवर वाला रोड सीधा फॉलो करेंगे तो सोनगढ़ होके टूटी तक भी पहुँच सकते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी घर तक पहुँचने की ही रह गई थी। कल रात को सूरत से हमने मेन रोड से कामरेज की साइड से एग्ज़िट करा था। फिर बड़ौदा, वासद, वटामन, भावनगर, रो फेरी घोघा से हजीरा होकर अभी वापस से सूरत शहर में हम घर की ओर जा रहे हैं। यानी कि ये पूरा एक राउंड में सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेह लद्दाख में अलग अलग प्लेसेस पे घूमने के सर्किट होते हैं और वो जो कंप्लीट करते हैं वो तो मैंने वीडियो में देखा था। पर यहाँ ये गुजरात में बाइक से ऐसा जर्नी वो भी राउंड शेप वे में कंप्लीट होगा ये नहीं सोचा था। अब घर पे पहुँचते पहुँचते नियर बाय 500 किलोमीटर कंप्लीट हो जाने वाला था। सौराष्ट्र में वो प्लेस पे ना पहुँच पाने का विचार अभी भी मन में सुलग रहा था। वो विचार को थोड़ा सा ठंडा समुंदर ने कर दिया और थोड़ा सा ये सूरत शहर में आते ही आसमान में बन रहे काले बादल को देख के हो गया था। अब थकान दस्तक दे रही थी, पर अच्छी बात यह थी कि मेरा घर बस कुछ ही अंतर पे रह गया था। हर कहानी कहीं से शुरू होती है और कहीं पे ख़त्म। बस वैसे ही कल रात से ये जर्नी शुरू हुई थी और आज के दिन में ये दोपहर में कंप्लीट हो रही है, और वो भी पूरे 26 घंटे के बाद। वो बोलते हैं ना, चलते चलते रोड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यात्रा हमेशा चालू रहती है।